नमस्कार। मैं हूँ रोहित रोहन और आप देख रहे हैं सवाल देश का विद रोहित रोहन और आपका मेरे इस प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। आज एक नई घटना घटी सुप्रीम कोर्ट में। ईडी ने संजय सिंह के बेल पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया और उन्होंने इस बेल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाने पे कोई अवरोध नहीं उठाया, जिसकी वजह से संजय सिंह को बेल मिल गया। मेरे ख्याल से इसकी उम्मीद आम आदमी पार्टी को भी नहीं थी कि संजय सिंह को बेल मिल जाएगा, क्योंकि जैसा ट्रेंड चला आ रहा है ईडी के केस में जनरली इतनी आसानी से किसी को बेल मिलता नहीं। अब क्या ये बीजेपी ने एक तरीके से गेम खेला है? क्या ये आम आदमी पार्टी के फेवर में जा रहा है? क्योंकि जहां विपक्ष ने रामलीला मैदान में और सभी टीवी चैनल पे एक नैरेटिव बना रखा है कि ईडी के केस में किसी को बेल नहीं मिलता है, तो संजय सिंह को बेल मिल गया। इससे बीजेपी इस नैरेटिव को काटना चाहती है। और दूसरी तरफ जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पे ये इल्जाम लगाती है कि अगर आप साफ हैं, अगर आपने किसी तरह का करप्शन नहीं किया है, तो कोई भी कोर्ट आपको बेल क्यों नहीं दे रहा है। तो अगर संजय सिंह को बेल मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ईडी के इन्वेस्टिगेशन में या जो सबूत है या जो ईडी की दलील थी उसमें कुछ कमी थी, जिसकी वजह से ईडी को पूरा सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे का समय दिया कि संजय सिंह को बेल क्यों ना दिया जाए, और ईडी ने उसका कोई विरोध नहीं किया, कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसकी वजह से संजय सिंह को बेल मिल गया। साथ में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अतीशी का और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया है शराब घोटाले में, तो अब संजय सिंह बाहर छूट जाते हैं। तो क्या जो केजरीवाल का एक प्लान है कि सारे टॉप लीडरशिप को न्यूट्रलाइज करके अपने वाइफ को, मिसेज केजरीवाल को सीएम बनाने के रास्ता को क्लियर करने का जो उनका एक आइडिया था, क्या उस पे भी पानी फिर रहा है संजय सिंह के बेल के माध्यम से? तो इन्हीं सब टॉपिकों पे आज आइए आपसे डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ एस्टीम्ड पैनल है। मेरे साथ सत्यप्रकाश जी हैं, इंडिपेंडेंट लॉयर हैं और बेबाक अपनी विचार रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुकेश आनंद जी हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब इन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। इंडिपेंडेंट प्रवक्ता हैं, इंडिपेंडेंट लॉयर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनुराग आशीष जी हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मिस्टर राजीव खुराना जी हैं, जो बीजेपी सपोर्टर है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अब इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। फर्दर इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, फिर भी बात को अगर मान लूं तो क्या भविष्य में अब ईडी किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी? सबको एंटीसिपेट ऐसा नहीं है। जितने लोग हैं जो आरोपी हैं, प्रॉपर वे में सबकी पूछताछ तो होगी ही। रोज नए घोटाले उजागर हो रहे हैं इन लोगों के। पूछताछ और गिरफ्तारी में फर्क है। 2 सेकंड सर, 2 सेकंड। दूसरी चीज, एक चीज और है कि अगर रिंग में वॉकआउट मिल जाए किसी को तो मजा कहाँ आता है? फाइटर एक होना चाहिए ना। तो संजय सिंह के रूप में एक पहलवान को लाया गया रिंग में, ठीक है। आपके तरफ से कोई शो नहीं। आप जान नहीं, कहीं ना कहीं राजनीतिक कोई पॉलिटिकल रही हो, इस वजह से ईडी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। नहीं, पॉलिटिकल इशू बाद में, पहले लीगल एस्पेक्ट पे ही आते हैं। जी। अभी आपने ये चीज देखी कि जब मेन लास्ट में आपने पकड़ लिया जो भी है। अब अगर आप दोनों वकीलों साहब से मैं सहमत तब होऊंगा जब इसकी जो मेन किंग पिन है इसकी जमानत हो जाए, तो हम मानेंगे ईडी कुछ नहीं कर रही। ईडी चुप हो गई, ईडी के बाद कोई जवाब नहीं था। जब इसकी इनका जो सेकंड नंबर है अभी वो भी अंदर है, सिसोदिया अंदर है। क्या आपको इन दोनों के व्यू ये है कि सिसोदिया को भी मिलेगी, उसके बाद केजरीवाल को भी मिलेगी? मैं मुकेश जी के पास आता हूँ। मुकेश जी के पास है। मुकेश जी, थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल और लीगल दोनों आंसर दीजिएगा। मेनली पॉलिटिकल, बीजेपी ने कहीं एक कैलकुलेटिव रिस्क तो नहीं लिया है संजय सिंह के बेल को ईडी के द्वारा अपोज ना करवा के? क्योंकि जिस तरीके का नैरेटिव इन्होंने रामलीला मैदान से बनाया है कि भाई ईडी का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है और बेवजह विपक्षियों को तंग किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है और बेल नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ईडी का नॉर्म्स ऐसे हैं,
और कांग्रेस ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट बना रखा है कि भाई उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया, वो भी उन्होंने डिफ्रीज कर दिया और उनको भी जुलाई तक का टाइम दे दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी क्या सेफर साइड गेम खेल रही है इनके नैरेटिव्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए? देखिए, ग्राउंड पे अगर आप लोगों से बात करिएगा, वैसे लोगों से नहीं जो उसके प्रवक्ता हैं या पूरी तरह समर्पित हैं, जो आम लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के समर्थक ही क्यों ना हो, वो इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं कि क्रिमिनल लॉ का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि वो इससे खुश हो सकते हैं, लेकिन उनके मन में ये बात जरूर है, और जब अंतरात्मा में वो झांकते हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप लोगों को तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन जो जनरल आदमी है उसको इतनी जानकारी और समय नहीं रहता कि वो इसमें अपना खर्च करेगा। दूसरी बात, एक जो परसेप्शन है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक एम्बैरेसमेंट बीजेपी को होना था, उसको काउंटर करने के लिए केजरीवाल का अरेस्ट जरूरी था, क्योंकि जो ईमानदारी और बाकी चीजें ढूंढ पीते थे अरविंद केजरीवाल, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन पर ये भ्रष्टाचारी है इसका ठप्पा लगना बहुत जरूरी है। एक पॉलिटिकल जो नैरेटिव सेट करना था, वो एक लक्ष्य हो सकता है। ये क्या है ये तो हम लोग नहीं जानते, ये हम आप गैस कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी के पास जाता हूँ। सत्यप्रकाश जी, क्या जैसा कि मुकेश जी ने बोला कि एक तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बीजेपी बुरी तरीके से घिर चुकी है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, और अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को दबाने के लिए मीडिया से थोड़ा सा उसको लाइट मोड पे लाने के लिए संजय सिंह के बेल को अपोज नहीं किया गया? क्या आपको? मैं रोहित जी आपके चैनल पे ही था, 17 मार्च का शो था आपका, और आपने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि 2-3 दिन के अंदर केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, और 2 दिन में। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ये खबर आपको कहाँ से मिली थी, और पत्रकारिता का फायदा क्या? गिरफ्तार हुए थे 21 तारीख को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नैरेटिव सेट कौन सी पार्टी करने में सफल होती है, वो तो बाद का विषय है, लेकिन फिलहाल इस बात से ये स्पष्ट हो चुकी है कि जो भी देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भ्रष्टाचार उनके लिए अब कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। अब बात ये रही कि नैरेटिव सेट करने में आम आदमी पार्टी और विपक्ष रामलीला मैदान में कितना सफल हुआ, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जो संजय सिंह को बेल मिली है, इससे कहीं ना कहीं कानून की जीत हुई है। देखिए, अगर आप कानून के छात्र हैं, कानून के जानकार हैं, तो ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि कानून बहुत सोच समझ के, और हमारे देश की न्यायपालिका जो है हमेशा से एक प्योरिटी। ठीक है, 30 सेकंड। लगता है सत्यप्रकाश जी का कनेक्शन कट गया। मैं खुराना साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। खुराना साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी एक वीडियो क्लिप वायरल है पूरे इंटरनेट पे, जिसमें निर्मला सीतारमण से एक पत्रकार बार बार पूछ रहा होता है कि आप क्यों बीजेपी में लगातार जो है करप्ट लोगों को, जिसके खिलाफ आप जो है इतने सालों से बोलते आ रहे हैं, उनको आप अपने पार्टी में सम्मिलित करवा रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि एवरीवन इज वेलकम इन पार्टी, एवरीवन इज वेलकम इन पार्टी। तो क्या आज वही आप जिस समाजवादी पार्टी को हंसते थे कि भाई क्रिमिनल्स को वो टिकट देते हैं, जिस कांग्रेस को आप हंसते थे कि करप्ट लोगों को वो टिकट देते हैं, आज सारे करप्ट लोग बीजेपी में आ रहे हैं और धुल रहे हैं, और आप उसको जो है वेलकम कर रहे हैं। तो क्या आपको आपकी नैतिकता को कहीं ठेस नहीं लग रही? आपको शर्म नहीं आ रही? देखो, बीजेपी का तो ऑफिशियल बताएंगे, मैं उनका वेल विशर होने के नाते, सपोर्टर होने के नाते मेरा व्यू ये है कि पहली बात तो ये है कि जब एक्सपेंड होती हैं चीजें, पार्टी नेशनल लेवल पे एक्सपेंड हो रही है, उसमें कुछ लोग आएंगे, और ये लोगों सीधे अनदर पार्ट ऑफ द कॉइन, ये वो लोग हैं जो अपनी पार्टी से नाराज हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी पार्टी में छोड़ के आ रहे हैं। नहीं, आप कहना ये चाहते हैं कि कोई क्रिमिनल हो जो अपने पार्टी से नाराज हो, तो आप उस क्रिमिनल को इसलिए ले लेंगे क्योंकि वो अपने पार्टी से नाराज है, वो कांग्रेस से नाराज है, समाजवादी पार्टी से नाराज है? ये कोई तर्क हुआ? नहीं, हमको खुश ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी है, लेकिन जहां तक सवाल है क्रिमिनल्स को लेने का, मेरा ख्याल है कि जो मेरा व्यू है
मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मेरा व्यू ये है कि जब परिवार बढ़ता है तो कुछ कुछ बेटी, कोई बहू, कोई दामाद, कोई ऐसा जरूर एक आधा तो जरूर आते हैं एक बात यह है कि क्या बीजेपी में नेताओं का अकाल हो गया है, और दूसरा क्या स्वच्छ छवि के नेताओं की कमी है? डॉक्टर अनुराग आशीष, जो बीजेपी जैसे आपने अभी आपने बोला कि बीजेपी में क्रिमिनल लोग को क्यों लिया जा रहा है, बेसिकली क्या है, कानूनन अगर जब तक अपराध जो है घोषित नहीं होता है तब तक घोषित हो गया है, संजय सिसोदिया पे घोषित हो गया है। संजय सिंह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आदर्श की बात कर रहा हूँ जो बीजेपी में कांग्रेस से आ रहे हैं। और दूसरी बात, आज की ताजा खबर यह है कि मुजफ्फरपुर में, आपकी एक बात से मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं आपकी बात 2 सेकंड, मुजफ्फरपुर के बीजेपी के पूर्व नहीं, अभी तो वो एमपी ही है, अजय निषाद, ठीक है, उनको टिकट नहीं मिली, वो आज कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है। और दूसरा नया प्रत्याशी मुजफ्फरपुर बिहार से बीजेपी के लिए आया, ठीक। तो ये आना जाना सब पार्टी में लगा हुआ है और सब लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, ठीक है। नहीं, लेकिन कभी तो बीजेपी विरोध करती थी ना, जब समाजवादी पार्टी जब क्रिमिनलों को टिकट देती थी तो बीजेपी ने तो सबसे ज्यादा विरोध किया हुआ है यूपी में। आज वही बीजेपी जो है सारे घोटालेबाज लोगों को अपने पार्टी में लेके वॉशिंग मशीन से क्लीन कर रही है। तो फिर हमारा पॉइंट ये है खुराना साहब जी कि जो विपक्ष जो इल्जाम लगा रही है, आप दोनों आदमी जवाब दे दीजिए, अनुराग जी और खुराना साहब, जो बीजेपी काजल के कोटली में सब काले ही होते हैं, तो आप भी काले होना चाहते हैं, जो भी है सब एक तरीके के हैं, मौके के फायदा उठाते हैं और अवसरवादिता कर रहे हैं। आप भी काली कोड़ना चाह रहे हैं? काली कोड़ना नहीं चाह रहे हैं, हम तो उसमें से साफ होकर के निकलना चाह रहे हैं। खुराना साहब जवाब दीजिए। मेरा ख्याल है, जो मेरा ये मानना है कि इस समय जो टारगेट है वो 400 प्लस का जो भी इनका वो है, अब उसके लिए मैन पावर, उसके लिए जो एक एंड बूथ तक पहुंचना, उसके लिए जो भी है, क्योंकि बड़े डिसीजन लेने हैं। समझ गया, मतलब आपका कहना ये है कि बीजेपी के लिए अभी 400 पार इम्पोर्टेंट है, करप्ट लोग इम्पोर्टेंट नहीं है। इलेक्शन जीतना टारगेट है पॉलिटिकल पार्टी का, लक्ष्य है। मुकेश जी के पास आता हूँ। कुछ बीजेपी के लिए साम दाम दंड भेद सब जरूरी है, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका मैसेज क्लियर हो गया। मुकेश आनंद जी, मेरा एक पॉलिटिकल सवाल है कि जिस तरीके से अभी 1-2 दिन पहले ईडी ने कोर्ट में कहा कि भाई विजय नायर जो है वो अतीशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, तो एक तरीके से वो देखा गया कि अतीशी ही सबसे ज्यादा सीएम की उम्मीदवार थी, क्योंकि जब केजरीवाल पहले भी छुट्टियों पे और विपासना पे जाते थे तो वो अतीशी को ही अपना उत्तराधिकारी बना के डिप्यूटी सीएम बना के जाते थे मनीष सिसोदिया के बाद। तो एक तरीके से अतीशी को न्यूट्रलाइज करने की एक चाल मानी जा रही है, क्योंकि ये भी सुनने को आ रहा है कि लोकसभा इलेक्शन में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुजीता केजरीवाल खड़ी होंगी। तो क्या आपको लगता है कि संजय सिंह का जो अभी बेल मिल गया है, जो कि बट ऑब्वियस है कि आम आदमी पार्टी इसको एक्सपेक्ट तो कर नहीं रही थी, तो ये कहीं अरविंद केजरीवाल के टोटल प्लान में एक बड़ा सेंध तो नहीं मार देगा? और क्या ये एक पावर बैटल तो नहीं शुरू हो जाएगा आम आदमी पार्टी में? देखिए, पावर बैटल शुरू होना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं था, तो बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। तो उससे पहले मैं खुराना जी और आशीष जी को बधाई देना चाहूंगा, इन्होंने खुले मन से स्वीकार किया कि साम दाम दंड भेद जरूरी है, बाकी चीजें तो साइड में रख दी जाएगी, बाद में राम राज्य जब आना होगा आ जाएगा। तो ये बॉटम लाइन है हम लोगों का। हम जितनी जल्दी इसको ईमानदारी से स्वीकार करें तो हमारी अच्छा होगा। फिर ये जो है एंटरटेनमेंट हो जाता है कि आखिर किसको हम टारगेट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स में कोई फिक्स चीज नहीं है। चाणक्य नीति में कहा जाता है ना कि दुश्मन का दोस्त भी अपना दोस्त होता है, वही बीजेपी आपके पास वापस आते हैं। आपकी नॉलेज के लिए आपको बधाई दी है, इसीलिए, क्योंकि शायद लोगों को इसका नॉलेज नहीं होगा।
तो जो फ्लूइड सिचुएशन है, आपको याद होगा कि जगजीवन राम एक समय में प्रधानमंत्री बनने वाले थे, कौन बनेगा और बनते बनते रह जाएगा, राम राज तिलक होते होते रह गया। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और किसी को भी माइंड बना के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि राजयोग आएगा कोई नहीं। मैं तो आता उन चीजों पे दोबारा। सत्यप्रकाश जी, संजय सिंह रिटर्न्स क्या आम आदमी पार्टी में एक नया एनर्जी मतलब फूकेगा या आम आदमी पार्टी के फूट का कारण बनेगा? नहीं, अब ये तो पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ही बता पाएंगे, लेकिन ये बात स्पष्ट है। आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि संजय सिंह आएंगे तो वो तो फिर पार्टी को अपने हिसाब से कमांड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी संजय सिंह बाहर आने के बाद वो किस कैपेसिटी में जनता के बीच आम आदमी पार्टी को जाके रिप्रेजेंट करते हैं एज ए राज्यसभा मेंबर, या अरविंद केजरीवाल भी अभी अंदर ही है, तो वहां से कोई नहीं, तो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष तो अभी संजय सिंह ही है ना। हाँ, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि क्या आम आदमी पार्टी के जो कन्वेनर है अरविंद केजरीवाल, उनका कोई संदेश वो जेल से लेके आ रहे हो, वो कहीं आने के बाद ये कहे कि अब तो जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो जेल में है, तो चीफ मिनिस्टर कोई, क्योंकि कोई सारे बड़े नेता तो अंदर ही है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज के समय में आम आदमी पार्टी के जो कोर डिसीजन मेकर है वो सब तिहाड़ जेल में है, तो वहां से ही कोई प्लानिंग अगर उनकी बन गई हो कि हमें बाहर जाके क्या बात जनता को बतानी है और दिल्ली की आगे की रणनीति और देश की आगे की जो आम आदमी पार्टी की रणनीति है वो क्या होगी, ये देखने वाली होगी। एक बात आपने कही रोहित जी, मैं 10 सेकंड लूंगा कि आज के समय में ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सीबीआई और ईडी को यूज किया गया हो, ऐसी नहीं है। हेमंता विश्व शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, लालू यादव, शिबू सोरेन, सबके ऊपर सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी ने अपने अपने समय में कार्रवाई की। आज के समय में जो जांच एजेंसी है, किसी को सजा नहीं होती। आप सीबीआई और ईडी का इतिहास उठा के देख लें, कितने केसेस में उन्होंने कन्विक्शन कराए। 2013 के पहले 112 ईडी की रेड पड़ी और पिछले 8 साल में 3200 से अधिक ईडी की रेड पड़ गई। सजा कितने को हुई? वही नहीं, अभी 5 दिन पहले महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को सीबीआई की जो एफआईआर थी उसमें से उनको हटा दिया गया। ये राजनीतिक टूल है कि जांच एजेंसी एक, कहते हैं ना कि मतलब एक ब्लैकमेलिंग का साधन हो गया है। आप आम आदमी किसी और तरीके से ब्लैकमेलिंग करता है किसी को, राजनीतिक पार्टियां और सत्ताधारी दल अपने सिस्टम का प्रयोग करके राजनीतिक दलों को बांध के रखती है कि समय समय पे एज ए टूल हम इसका प्रयोग करेंगे। ये चीजें डेमोक्रेसी में घातक है। ठीक है, दोबारा आता हूँ आपके पास, दोबारा आता हूँ खुराना साहब, आपके पास भी आता हूँ। मुकेश जी, आपने तो आम आदमी पार्टी को बहुत नजदीक से देखा है। संजय सिंह चूंकि कोर टीम में से हैं और सीनियर लीडर हैं, और जैसा कि दिल्ली में एक मतलब कि ट्राइंगल बना हुआ है कि एक तरफ जो है एलजी बोल रहे हैं कि भाई मैं जेल से चलने नहीं दूंगा, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि मैं जेल से ही चलाऊंगा, ईडी बोल रही है कि भाई मैं बेल नहीं होने दूंगा। तो ये जो तिकोना बना हुआ है दिल्ली की जो जनता जो ये तीन झूले पे जो अटक रही है, क्या संजय सिंह, क्योंकि इन सभी में सबसे बड़ा नेता है, ये तो मानना ही पड़ेगा, जो भी लोग अभी बाहर है उसमें सबसे बड़ा नेता है, तो क्या आप अगर एलजी किसी तरीके का डिसीजन लेते हैं कि भाई हम दोबारा इनको इनवाइट करेंगे कि अपना नया सीएम चुनने का इनको अगर मौका देते हैं, तो क्या संजय सिंह कैन बी एन ऑप्शन फॉर दिल्ली सीएम? देखिए, एक बात याद करके मुझे हंसी आती है। अभी जब ये संजय सिंह के बेल का न्यूज आया तो आरएसएस के हमारे मित्र जो एडवोकेट हैं वो सभी लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा शायद डील हो गई है, कहीं संजय सिंह बाहर आए और कहें कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ। तो अभी एक्चुअली पता नहीं है, क्योंकि लोग यही मान के चल रहे हैं कि शायद कोई डील हुई होगी और इसलिए बेल उनको, और खासकर जब इस बात पे आप बताइए, आपको तो बीजेपी के अंदर की खबर रहती है, संजय सिंह को सेट कर लिया क्या? अगर संजय सिंह को क्या, किसी प्यादे को क्या करना है, केजरीवाल को सेट करना था, ये क्या चीज है? मैं ये उस पे आ रहा हूँ, लाइटर पार्ट छोड़िए। बाहर जो सत्ता का, केजरीवाल को तो आपने अंदर डाल दिया ना, तब उनको सेट करने से कोई फायदा तो इन्हें पिंजड़े में बंद कर दिया, तो क्या सेट करेंगे? बाहर जो आ गया ये भी सेट कर रहे हैं। ये कबूतर भी पिंजरे से बाहर आ रहा है आज।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बाहर सत्ता का गेम चल रहा है, जो जेल में है उसको तो भूल जाओ, जो है इसका आने से क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। बाहर एक सत्ता मिसेस केजरीवाल, एक चल रहा है आतिशी और उसका सौरभ का पावरफुल। अब क्या है कि केजरीवाल ने नाम ले लिया आतिशी का और सौरभ का, इसको डाउन करने के लिए। आतिशी ने आज वो करके राघव चड्ढा का और उसका नाम भी ले लिया, वो तीसरा जो है पाठक का। अब आप समझो दुर्गेश पाठक का, इनका आपस में जो रस्साकसी चल रहा है। अब एक नया पहलवान WWF के अंदर, अगर आपने देखा हो, सारे पहलवान लड़ते हैं, सर्वाइवर ऑफ द फिटनेस होता है, जो पहलवान लास्ट में बचेगा। अब ये पहलवानों की लड़ाई चल रही है सत्ता के संघर्ष के लिए, अपनी पार्टी के सर्व। तो उसमें संजय सिंह की जो एंट्री है, मैं इसे ऐसे देख रहा हूं कि संजय सिंह सीनियर मोस्ट हैं इस समय, बाहर सबसे सीनियर तजुर्बेकार हैं। लेकिन खुराना जी अभी तक किसी भी आम आदमी पार्टी के जो MLAs और MPs हैं, उन्होंने मीडिया में आके इस बात की स्वीकारता नहीं की है कि उनकी आपस में कोई टसल है या लड़ाई है। दिख रही है, कहने की जरूरत नहीं। मेरे पड़ोसी के बर्तनों की आवाज आती है, पुलिस 100 नंबर डायल होता है, पुलिस आती है, वो जो मर्जी कहे, हमें दिखता है, पता हमें लगा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे मुकेश जी, कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। एक सवाल पूछना, ये जो पहलवानी चल रही है, इसमें रेफरी कौन है? पॉइंट तो वही देगा। ईडी नहीं, इसमें रेफरी है 4 जून। अल्टीमेटली 4 जून को पता लगा कौन सा पहलवान WWE में वो उसमें रहा है, रॉयल रंबल में। फिर हम एक वहाँ तो राहुल गांधी ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं ना कि EVM सेट हो गया है। हाँ, चलिए EVM पे भी किसी दिन करेंगे प्रोग्राम। लेकिन अभी एक सवाल ये, जैसा कि खुराना जी ने बोला, मुकेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अतीशी का और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, और जिस तरीके से अतीशी ने 2 और नाम जोड़ दिए, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का, तो ये तो बता रहा है कि इनके बीच का अंतर कला है। वो सोच रहे कि मतलब वो जो हमारे गांव में कहा जाता है ना, खेलेंगे ना खिलाएंगे, टेंटा बसाएंगे और हम जाएंगे तो तुमको भी ले जाएंगे, वो वाली बात है। तू मेरा पीठ खुजला, मैं तेरा पीठ खुजलाता हूँ। क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि आ सनम जा सनम। अब तो इन्होंने, हालांकि अतीशी के बारे में एक और न्यूज है कि जो ईडी की इंक्वायरी है उसमें ये है कि जिस समय अतीशी गोवा की प्रभारी थी चुनाव की, तभी ये कैश ट्रांसफर हुए थे, और उसमें अतीशी के कई रिश्तेदारों के माध्यम से भी कैश ट्रांसफर हुआ है। तो अतीशी का तो कुछ ना कुछ है, बट सौरभ का तो कुछ भी नहीं है अभी तक सौरभ का कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने सौरभ का नाम आगे कर दिया, राघव चड्ढा का नाम आगे कर दिया, दुर्गेश पाठक का नाम आगे कर दिया। तो ये कला ही तो है, वो रोड़े हैं, फंसा रहे हैं अपनी वाइफ को बनाने के लिए जो रोड़े हैं। एक सेकंड मुकेश जी, अपनी वाइफ को सीएम बनाने के लिए जो रोड़े हैं, ये रोड़े हैं, सिर्फ इनको हटाया जा रहा है। इससे तो एक घटना याद आती है कि ट्रेन में एक आदमी सफर कर रहा था अपने 2 दोस्तों के साथ, तो एक पुलिस वाले ने विदाउट टिकट पकड़ के उसको एक थप्पड़ मारा। तो उसने बोला, तेरी हिम्मत है अगर पुलिस वाले तो तू मेरे दोस्त को थप्पड़ मार के दिखा। तो उसने उसको भी थप्पड़ मारी, फिर उसने बोला कि तेरी हिम्मत है तो इसे मार, तो उसे भी मारी। तो फिर लास्ट में पुलिस वाले ने पूछा कि भाई तुमने अपने तो मार खाया, बाकी दोस्तों को क्यों पिटवाया? तो बोला कि यार बाहर निकल के ना ये मेरे को चिढ़ाते, तो इससे अच्छा है कि हम सब मार खाएंगे। तो ये केजरीवाल जी वही पॉलिसी अपना रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज है। एक तो ईडी कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर पकड़ना किसको है, अगर आप देखा जाए। और अगर वो सबके खिलाफ आरोप लगाते हैं तो उन आरोपों का कोई दम नहीं रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है, क्योंकि अगर ईडी गेम खेल रही है, बीजेपी खेल रही है, तो ये भी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है कि आप सरगना है और ये वो कह के हंगामा कर दें और ये बैठ जाए। दे आर नॉट डिमोरलाइज, दे आर फाइटिंग विद ऑल देयर गट्स। नंबर 1 ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये लॉन्ग फाइट है। ये आप 6 महीने साल भर की फाइट नहीं है, ये 20 साल की फाइट है। मोदी जी तब नहीं रहेंगे और तब ये बातें इनको पिंच करेगी जो अभी बहुत हंस रहे हैं और गेम खेल रहे हैं। हमने ये चीजें देखी है, इंदिरा गांधी को भी जेल जाते हुए देखा है, जबकि वो अभी मोदी जी से भी सत्तावर थी अपने समय में। दूसरी बात, अगर लीगल इश्यूज की बात करें
तो जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कि मैंने आपका नाम लिया, आपने उसका नाम लिया, ये जितने भी एविडेंस होते हैं जो एडमिसिबल हैं, जो रेलिवेंट हैं, उनमें सबसे वीक होता है। इस पे आज तक किसी का कन्विक्शन, तो अगर इस पे ईडी इधर उधर घूमेगी तो किसी का कन्विक्शन नहीं होगा, सजा तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जो पैसे लेन देन हुए, ट्रांसफर का कोई ट्रेल नहीं है, वो खर्च हो गए, खत्म हो गए, पैसा मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जो गेम ईडी को ये घुमा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि लीगल एस्पेक्ट पे चाहे साल भर बाद हो, क्योंकि राजनीतिक गेम एक दिन खुराना साहब के पास आता हूँ वापस। खुराना जी, एक मिनट, ये आम आदमी पार्टी का ट्रैप तो नहीं है कि ईडी और बीजेपी को उलझा दो, पहला। दूसरा कि अतीसी ने एक तरीके से उसी ट्रैप में बीजेपी फंस गई, जो अतीसी को तोड़ने की कोशिश करने लगी, और अतीसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भाई उसको बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। कहीं उसी ट्रैप में तो नहीं फंस गई बीजेपी? नहीं, अतीसी को तो जवाब देना पड़ेगा कि किसने अप्रोच किया। ये 500 बार कह चुके हैं कि हमें बीजेपी 6 साल, हमारे 6 एमएलए तोड़ रहे हैं, हमारे ये तोड़ रहे हैं, ये इनके सिर्फ एलिगेशन है और भाग जाते हैं, कोई प्रूफ नहीं देते। अतीसी से पूछा जा रहा है कि बता कौन था, नहीं बताएगी। मैं उस बात पे आ रहा हूँ मुकेश जी की, कि आप कह रहे हो कि मनी वो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आज के टाइम अगर किसी ने, पहले क्या होता था, कैश रखना मुश्किल होता था, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, गोल्ड रख दबा लेते थे, फिर उसके बाद शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, अब क्रिप्टो करेंसी का जमाना है। कहाँ पे हो आप इस समय? अगर पैसा, मोबाइल का पासवर्ड क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों? क्या उसमें बिटकॉइन के पासवर्ड है क्या? बिटकॉइन के थ्रू सारी इन्वेस्ट गया है क्या पैसा? ठीक तो होता है। प्रकाश जी जवाब दीजिए। रोहित जी, पहली बात तो मैं खुराना जी को एक सवाल पूछना चाहता हूं कि खुराना जी, आपको इस बात की जानकारी होगी कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई है? इस पूरे मामले की शुरुआत हुई है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 से, शराब से। हाँ, एक्साइज पॉलिसी 2021-22 से। और उस एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली के जो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी थे नरेश कुमार, उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट बनाई, उन्होंने एलजी को रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 100 करोड़ रुपए साउथ की लॉबी से और वैसी कंपनियों से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने लिए, और उनकी टीम ने, जो आज जेल में है, जिनके नाम आ रहे हैं, और उस 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इन्वेस्ट किया गया। इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, अगर आप ईडी के कोर्ट में जो उनके सवाल है, ईडी के वकील जो है एएसजी, वो ये कह रहे हैं कि जो अभियुक्त है इसमें, जिनको ईडी ने कस्टडी में लिया, जो जेल में, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पासवर्ड नहीं बताए, इन्होंने अपने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उनकी बातचीत हुई, जिसमें मैसेजेज आए, वो आज तक ईडी रिकवर नहीं कर पाई है ठीक से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, वो फोन अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जो ईडी कह रही है कि इन मोबाइल फोन्स के माध्यम से ये सारी बातचीत होती थी, इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से बातचीत होती थी। मुकेश जी, आप सत्यप्रकाश के सारे पॉइंट्स को काउंटर कर सकते हैं, ठीक है? सत्यप्रकाश जी पूरा कीजिए। और तीसरी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग हुई है, केवल इस आधार पे हुई है कि के कविता और उसके जो अन्य सहयोगी थे 4, उन लोगों ने ये बोला है, जो पहले अभियुक्त थे इस केस में, उन्होंने ये बोला कि अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे मामले में सरगना थे, और उनके प्रेजेंस में, उनकी देखभाल में ये पूरा स्कैम हुआ है। और अगर कानून में इसका प्रावधान देखें तो सीआरपीसी में क्लियर है। आप सीआरपीसी के 306 में देखें, अगर कोई अकॉम्प्लिस करता है तो वैसे मामले में आपको एविडेंस को कोरिलेट करना पड़ता है। जो एविडेंस एक्ट है हमारा 114, वो साफ कहता है कि आप ऐसे मामलों में केवल आरोप नहीं लगाएंगे, किसी के कहने पे आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको ये साबित करना होगा कि जो व्यक्ति कह रहा है, जो आरोप लगा रहा है, वो चीज उसके पास से रिकवर हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है और ईडी अगर ये चीज साबित नहीं कर पाती है, तो आने वाले वक्त में, मुकेश जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, कि आने वाले समय में ईडी के लिए डिबैकल होगा। अगर इस केस में बरी हो जाते हैं अभियुक्त, तो ईडी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा, और आने वाले वक्त में जांच एजेंसियों के मुंह पे तमाचा भी होगा।
मैं इसमें जी क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा एक सिक्के का पहलू बताया कि नरेश कुमार जी ने जो रिपोर्ट दी उसमें ये कहा 100 करोड़, ऐसा कुछ नहीं है। मेन ये था कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस हुआ इस पॉलिसी के कारण। आप पूरे नरेश कुमार जी की जो चिट्ठी है उसको आप पढ़े, जो बकायदा ईडी की कोर्ट में रिपोर्ट लगी हुई है, उसमें यही चीज है कि नरेश कुमार जी जो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट की बना के 2021-22 जो नवंबर 2022 में पॉलिसी को हटा भी दी गई थी विरोध के बाद। वो पॉलिसी के कारण गवर्नमेंट के रेवेन्यू का जो लॉस हुआ है उसके बारे में नरेश कुमार जी ने कुछ नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल 12% से 6% तक का लॉस हुआ उसमें और लाभ दिया गया ऐसे कंपनियों को। एग्जैक्टली तो मुद्दा, क्योंकि हम इस पार्ट को देख नहीं रहे जो हमारा नुकसान हुआ गवर्नमेंट का, आप लोगों का, हमारा, अभी वो सिलसिला तो चलना है। अभी तो आप इस वाला पक्ष में आ रहे पॉलिटिकल पार्ट में कि ये किंग पिन है, इसने 100 करोड़ लिए, इसने लिए, इसने दिए। मैं कह रहा हूँ अल्टीमेटली गवर्नमेंट के, हमारे टैक्सों का, हमारे पैसे का लॉस हुआ है। अभी तो ये पार्ट चलना है। ठीक है मुकेश जी, आपका क्या टेक है इस पे? जो अरविंद केजरीवाल गटर मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, लैपटॉप का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं, इस पे आपका क्या टेक है? देखिए संविधान के जो जानकार हैं और सीआरपीसी के भी, तो आर्टिकल 20, 21 सब यही कहती है कि जितने भी अभियुक्त हैं उनको, उनका ड्यूटी नहीं है कि वो आपको अपना एविडेंस प्रदान करें। दे हैव ए राइट टू रिमेन साइलेंट, वो चुप रह सकते हैं। ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो प्रोसिक्यूशन है, उसका काम है कि वो एविडेंस लेके आए। आप ये नहीं कह सकते ये तो नहीं दे रहे हैं और ही इज गिल्टी। ऐसा कोई एडवर्स इन्फरेंस या प्रिजम्पशन का प्रावधान किसी भी कानून में नहीं है। आप संदेह के आधार पे नहीं करते, ये कैबिनेट का डिसीजन है। और अगर अरविंद केजरीवाल गिल्टी होंगे तो जो तत्कालीन एलजी हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, जो सिग्नेटरी है इस डिसीजन के, सारे 34 में जो कॉमन इंटेंशन है उसमें सारे जेल जाने चाहिए, एक आदमी नहीं जाएगा, क्योंकि एक आदमी का मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। मेरे जो इस डिबेट का दूसरा हिस्सा था, या एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे हम आना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो अपना नाम एक तरीके से हिस्टोरिकल कर लिया है, क्योंकि अभी तक पहली बार वर्किंग सीएम जेल में है। क्योंकि सबसे पहले लालू यादव अरेस्ट हुए थे, लेकिन उन्होंने भी रिजाइन देके अपनी वाइफ को बना दिया था। झारखंड में भी सोरेन अरेस्ट हुए, लेकिन उन्होंने भी अपने वाइफ को बना दिया। ये पहला सीएम है जो सीएम रहते हुए जेल में है। तो क्या ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नहीं हो गया कि भारत का पहला सीएम का नाम अरविंद केजरीवाल हो गया जो सीएम रहते हुए जेल गए? आप इसको कैसे देखते हैं? पहला सीएम, 1 सेकेंड 10 सेकेंड लूंगा, पहला सीएम बनने के बाद भी वो शख्स एजिटेशन करता है, ये भी पहला ही था। ये हर काम पहला ही करते हैं। ठीक है मुकेश जी आप अपना स्टेटमेंट देखिए। समय जब परिवर्तित होता है, मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूँ। इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी हारी थी तो वो भी अरेस्ट हुई थी, और आपको आश्चर्य होगा कि उसको मुर्गी चुराने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। तो जब प्रोसिक्यूशन एजेंसी अरेस्ट करने पे आती है और सारा आपका सिस्टम आपके फेवर में हो, तो ये पहली चीजें होंगी, क्योंकि जो स्तर था एक राजनीति का, उसमें बहुत गिरावट आई है, हम सब जानते हैं। इस देश में नोटबंदी भी पहली बार हुई है, जिसमें बहुत लोग मारे भी गए हैं, पता कितना लाभ हुआ नहीं हुआ ये भी नहीं जानते हैं लोग। तो बहुत सारी चीजें पहली बार होती है, जो हमें सूट करता है हम उसको देखते हैं। तो जब मैं भी यही कह रहा हूं, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये मेरा और आपकी बात नहीं है, ये संविधान की बात है, ये नैतिकता की बात है कि एक स्टेट को आप जेल से नहीं चला सकते। वो तो सबको पता है, अरविंद केजरीवाल भी जान रहे हैं कि वो जेल से नहीं चला सकते। और जो उन्होंने विजिटर्स का लिस्ट दिया है, 6 लोगों का नाम दिया है, वो सारे उनके फैमिली के हैं, ना कोई कैबिनेट से है, ना कोई सचिव है। तो फिर देखिए उसमें आतिशी नहीं है, रख लिया ना, उसमें आतिशी नहीं है, उसमें सौरभ भारद्वाज नहीं है। आप लीगल क्वेश्चन की तरह इसको देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इसको पॉलिटिकल क्वेश्चन की तरह देख रहे हैं। पॉलिटिकल कि आप चाहते हैं कि मुझे अरेस्ट करके मैं सरकार को गिरा दूंगा और ये पूरी आम आदमी पार्टी छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो ये जो मंशा थी बीजेपी की, और यही मंशा
होनी, मतलब ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि शायद यही मंशा रही होगी कि वो जानते हैं कि यही इनका इरादा है कि मैं हटूं। और जब आदमी जानता है कि इसका लक्ष्य क्या है, आपका पोजीशन का जो लक्ष्य होता है, उसको पता है कि ये मुझे पकड़ना चाहता है, तो आप महाराणा प्रताप को पता था कि मेरा लक्ष्य, लेकिन फिर भी उन्होंने इसलिए और क्योंकि पूरा संविधान में जो रहा है उसके लिए मॉरल होना जरूरी है। और केजरीवाल जी कभी कभी तो बोलते थे भाषण में कि हमें कुर्सी से कोई मोह नहीं है, आज इतना मोह हो गया कि वो जेल से सरकार चलाना कुर्सी जेल में ले गए। नैतिकता की बात करते हैं, ऐसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पर इनको कब का इस्तीफा सब लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि इतना पैसा इनके पास आ गया है जहां पे ये सरकारें गिरा देते हैं। नीतीश कुमार के साथ क्या बातें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नंबर 1 का पैसा है, सबके बैलेंस शीट में है। आप बेईमानी 1 नंबर में करेंगे, आपको नहीं चाहिए। ये क्या बात, ना नो, बिल्कुल गलत बात मत बोलिए। अभी तक आप ठीक थे। सावधान दंडभेद में ये है नैतिकता। आप बेईमानी के रूप में आप क्यों कैश आप लेंगे, क्यों आप राजनीतिक पार्टी तब आप खुश थे जब कैश चलता था? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आम जनता हूँ। मैं भी आम जनता हूँ, मेरा भी राइट है पूछना। ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं उनसे भी खुश नहीं था। मेरे प्रति आप जवाबदेह हैं कि आप अगर आपको इतना पैसा किस लिए चाहिए? अपना ऑफिस बनाने के लिए 1 नंबर? नहीं, ये किस लिए? फिर वही बात, आप जवाब भी नहीं देना चाहते। मेरा कि आप को गिराए, आप पैसा किस चीज में खर्च करते हो और क्यों करते हो उसका हिसाब दीजिए। आप बचाओ ना, आप गिरा कौन रहा है? आप में हिम्मत होनी चाहिए बचा के। आप बेईमानी करते हैं, दूसरों पे आरोप भी लगाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बेईमान पार्टी है। इतना पैसा लेके किस चीज में खर्च करती है ये तो दिखाए। पैसा ले लिया 1 नंबर में, इसका मतलब क्या है? आपने पैसा 1 नंबर में ले लिया, क्या आप एकदम ईमानदार हैं? मतलब आपके हिसाब से चंदा लेना गलत है? उसके भी खिलाफ हूँ मैं, आम आदमी पार्टी के भी खिलाफ हूँ। अगर आपके खिलाफ होने से क्या होता है? आपके अकेले खिलाफ होने से क्या होता है? आपके समर्थक होने से क्या होता है? जो गलत है वो गलत है। ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पे। हर कंट्री में चंदा दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को, हर कंट्री में। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। दिखा के पैसा लेते हो, सही है। वापस आते हैं प्लीज। पुन्नू का पैसा किसने ले लिया? पैसा उगाही क्यों करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से, इलेक्ट्रिकल इससे बॉन्ड से लिया है। समय का अभाव है। फिर वापस आते हैं। पुन्नू क्या कह रहे हैं? आप एक बिजनेसमैन का पैसा, उस पे एतराज है। पुन्नू जो कह रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा। बस सुप्रीम कोर्ट गलत है। फिर वापस सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, पुन्नू का बताइए ना। पुन्नू के जो कह रहा है वो पैसा कैसे आया? वो बॉन्ड के जरिए आया। आप गलत कर रहे हैं, आपको गलत कहेंगे, वो गलत करेंगे, उनको गलत कहेंगे। वापस आते हैं आप दोनों आदमियों के पास, प्लीज। सत्यप्रकाश जी, कहीं ये एक स्टेटमेंट तो नहीं क्रिएट हो जाएगा भारत में कि भैया हमारा पॉलिटिकल अरेस्ट है तो अब हम जेल में से भी अपने पोस्ट पे बैठे रहेंगे? ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं बन जाएगा फ्यूचर में? क्योंकि ये रोहित जी, अभी हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, हम कानून की दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो किसी व्यक्ति को ये रिस्ट्रिक्ट करता हो कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी में रहते हुए जो है, अगर वो जेल चला गया है तो सरकार नहीं चला सकता। जब कानून में ही कोई प्रोविजन नहीं है तो इस बात को, और केजरीवाल इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जनता के सेंटिमेंट को कैसे जीता जा सकता है। उनको ये साफ अब दिखने लगी है कि कहीं ना कहीं अगर वो जेल में रह के गलत प्रेसिडेंट नहीं क्रिएट किया जा रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि उनको इस बात की पूरी समझ है कि अगर वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहते हुए अगर जेल में है तो सेंटिमेंट जाग रहा है। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन कानून में कोई प्रोविजन है नहीं, हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है। रही बात मोरलिटी की, कि जो मोरल हर आदमी की अपनी एक मोरल वो रिस्पेक्ट होती है, जनता भी सोचती है कि जनप्रतिनिधि है तो लालू की भी थी।
हाँ, लालू की भी मोरालिटी आज तो देखिए, केजरीवाल जी के लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न उनके सामने ये है कि उसी रामलीला मैदान से वो लालू यादव और कांग्रेस को गाली देते थे, आज उनके साथ खड़े हो गए। तो राजनीति में सबसे पहले आप अपनी मोरालिटी को भूल जाइए। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो मोरालिटी है ही नहीं आपकी। आप खुद एक सवाल मैं पूछता हूँ, पूछिए लास्ट है, क्योंकि अब हम प्रोग्राम के अंत में हैं। प्लीज पूछिए। मेरा एक सवाल है कि एक शख्स जो इतने सम्मान को अवॉइड कर रहा है, बहाने लगा रहा है, फिर अरेस्ट होता है, अंदर जाके भी सीएम बना रहना चाहता है, चौड़ा हो रहा है, और उधर ना तो लालू के अरेस्ट में कोई कंट्री बोला, एक छोटा सा नेपाल तक नहीं बोला। इसके अरेस्ट होने पे अमेरिका 2 बार बोला, जर्मन 1 बार बोला। मुझे तो सांठगांठ लग रही है जी कुछ है, तभी ये बंदा यहाँ चौड़ा हो रहा है। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ये सवाल पुराना साहब, एक छोटा सा करेक्शन कर दूं, उन्होंने क्वेश्चन नहीं उठाया है, क्वेश्चन का जवाब दिया है। जैसे मान लीजिए कि आप जर्मनी में और वित्त जो विदेश विभाग है ना, वहां पे कोई भी जाके उनका जब ये आता है, कोई भी जब उनका स्पीकर आता है तो उससे आप सवाल पूछ सकते हैं। तो वहां यहाँ से इंडिया से कुछ टूलकिट वालों ने ये सवाल भेजा था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था। तो ठीक है सत्य प्रकाश जी, आप क्या बोलना चाहते? मैं बस यही करेक्शन कर रहा था कि उन्होंने डायरेक्ट नहीं उठाया है, भारत से किसी ने सवाल पूछा था जिसका उन्होंने जवाब दिया है। ठीक है सत्य प्रकाश जी। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो एजेंसीज है और जो दूसरे देश के राजदूत है वो क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल ये है कि हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो कैसे मजबूत हो और देश की जनता के पास ये मैसेज आए कि हमारे देश के राजनेता मोरलिटी रखते हैं, उनका मोरल हाई है। अगर केजरीवाल जैसे लोग 2-4 इस देश में हो गए तो पता चलेगा कि वो जेल भी चले गए, कहेंगे मैं तो अब सरकार में रहूंगा। आप एक सरकारी नौकरी, एक 107-16 एक जो छोटा सा मुकदमा 323 का रजिस्टर्ड होने पे आप उसको नौकरी नहीं देते हैं। लेकिन हमारा लॉ मेकर, उस पे आप केवल आम आदमी पार्टी में हो, ऐसी कई कन्विक्टेड लीडर हैं जिनको इस लोकसभा चुनाव में टिकट दिए गए हैं। तो अब इस देश में जैसे भ्रष्टाचार हमने मान लिया ना कि भ्रष्टाचार को हम खत्म नहीं कर सकते। पिछले 70-75 वर्षों से भ्रष्टाचार पे देश की राजनीति हो रही है, लेकिन खत्म नहीं हो रही है। जो भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे आ रहे हैं वो खुद भ्रष्ट हो रहे हैं। वैसे ही हमें इस देश की अब जो व्यवस्था है उसमें ये मान लेना पड़ेगा कि जो भ्रष्ट लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो राजनीति में आएंगे। और मुझे लगता है कि अब सरकार को, क्योंकि केंद्र में स्ट्रांग सरकार है, कानून बदलने के लिए जानी जाती है, तो अब केंद्र सरकार को इस पे सोचने की जरूरत है कि क्या संविधान में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था लाई जाए या ऐसी व्यवस्था को परमानेंट खत्म किया जाए। ठीक है, मैं इंडिंग कमेंट चाहता हूं मुकेश जी से। क्या ये गलत प्रेसिडेंट नहीं स्थापित किया जा रहा है केजरीवाल के द्वारा? आप लीगल पहलू छोड़ दीजिए, आप इसके मोरल और ऑपरेशनल चीज को बताइए। नहीं, मोरली अगर आप इसको देखें तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता कि आपके अगर आप अरेस्ट हो जाए तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि लालू यादव और अरविंद केजरीवाल में बहुत अंतर है। आप चाहे इसको स्वीकार या ना करें, दोनों में काफी अंतर है। दूसरा, जो समय है, समय का जो प्रवाह है, जिस तरह से आज हम लोग इंटरनेट और बाकी चीजों से इंफॉर्मेशन तुरंत रिलीज होती है और सारी चीजें जनता के सामने जाती है, उसमें काफी अंतर आ गया है। देखिए मुकेश जी, इसमें कहीं ना कहीं मेरा एक काउंटर ओपिनियन है कि कांग्रेस के टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को पिंजरे का तोता बोला था। तो ये तो जिसकी सरकार है, जिसके हाथ में लाठी है, उसी की बहस है। हाँ, ये बीजेपी उस समय विरोध करती थी इन चीजों का, और जैसे अमित शाह के खिलाफ बहुत सारे केस हुए। रोहित जी, मैं एक इतिहास के पन्नों से एक फैक्ट मैं रखना चाह रहा हूँ आपके समझ। 30 सेकंड जल्दी से। येदियुरप्पा पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, 12 घंटे के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। झारखंड में शिबू सोरेन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, 4 घंटे में प्रेसिडेंट रूल लगा दिए। तो केंद्र सरकार मेहरबानी कर रही है कि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के बाद राज्य का मुख्यमंत्री जेल में हो और अभी तक
गवर्नर ने प्रेसिडेंट रूल के लिए रेकमेंड नहीं किया। इस बात के लिए आपको मुकेश आनंद जी, समझना इसका पड़ेगा। जवाब दीजिए। यही मॉरल मुकेश आनंद जी, इसका का जवाब दीजिए। मैं आता हूँ खुराना साहब, आपका एंडिंग कमेंट लेंगे थोड़ा जल्दी से, समय बहुत कम है। ये मोरल क्वेश्चन बीजेपी से भी पूछा जाना चाहिए कि केंद्र में अगर वो पूर्ण सत्ता में है, वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का उप लाल मुख्यमंत्री, कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर जब इल्जाम लगा था तो उन्होंने रिजाइन नहीं दिया था, मदन लाल जेल खुराना में ने दिया था। मदन लाल वो खुराना ने नहीं दिया था। एलजी ने अभी तक इसको प्रेसिडेंट रूल के लिए क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकल कंपल्सन है? ठीक है, जवाब दीजिए खुराना साहब, आप जवाब दीजिए। केंद्र सरकार और बीजेपी को देना चाहिए। मोरल की बात कही, एक का ठीक है, मोरल मान गए नैतिकता नहीं है तो उनको हटा देना चाहिए, उनको पावर है और कई मौकों पे वो अपना पावर यूज करते हैं। सारा नौकरशाही को अपने हाथ में लेने का पावर उन्होंने यूज किया है उसको, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ आया था। इसमें क्या दिक्कत उनको आ रही है? क्या ये पॉलिटिकल? देखिए, पहली बात तो केजरीवाल बीजेपी के लिए मेरा व्यू है कोई थ्रेट नहीं है। केजरीवाल कहता है कि मैं ही थ्रेट हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि केजरीवाल का हिस्ट्री उठा के देखो, 9 साल की 10 साल की, इसने कांग्रेस के वोट तोड़े हैं, कांग्रेस का ही डैमेज करा, बीजेपी को डैमेज नहीं दे रहा। पहली बात तो ये है कि ये इस बात से कद छोटा कर ले कि बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, मॉरल का डिफरेंस, अभी जो उन्होंने बोला मॉरल का डिफरेंस तो है, एक मॉरल गिरा के उसमें बैठा है, एक मॉरल रख के उसको सस्पेंड नहीं कर रहा, एलजी को बोल नहीं रहा कि प्रेसिडेंट रूल कर। देखिए ऐसा है, थोड़ा सा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें भी ये सोचना है कि हमारे कौन कैसे चल रहा है, किसका मॉरल थोड़ा सा ठीक है, कौन बिल्कुल बेच चुका है। लालू और इसमें भी फर्क कह रहे हैं नहीं है, मैं कह रहा वो भी अपनी वाइफ को बिठा रहा, ये भी अपनी वाइफ को बिठा रहे हैं, वो भी पैसे की करप्शन में, भ्रष्टाचार में बनता, ये भी पैसे की, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ड्रेसअप का फर्क है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का हम यहीं पे समापन करते हैं। अपने सभी एस्टीम्ड पैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश जी, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश आनंद जी, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना जी, आपने अपने विभाग ओपिनियन दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुराग आशीष जी हमारे प्रोग्राम से डिस्कनेक्ट हो गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि इस प्रोग्राम का टॉपिक है कि संजय सिंह रिटर्न्स, क्या ये आम आदमी पार्टी में एक नया जोश डालेगा या आम आदमी पार्टी के फूट का कारण बनेगा? क्या अतीशी अब जेल जाने के कगार पे हैं? अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से उनका नाम ले लिया है, तो देखेंगे भविष्य में क्या होता है। और आज के इस डिस्कशन में हम इसी चीज पे मंथन करेंगे कि आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का जेल से क्या जैसे वो सरकार चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है, राज्यपाल उस पर क्या करते हैं, ये तो समय ही बताएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत जय श्री राम।